नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है उत्साह है। सबसे पहले हम इसके कवि परिचय को पढ़ेंगे। इनके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषाद में सन 1899 हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के महिषाद में। ये कहाँ कब हुआ, कौन से सन में? तो 1899 में। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तो ये कहाँ के मूलतः निवासी थे? तो गढ़ाकोला, ये कौन से ज़िले में आता है? उन्नाव। उन्नाव कौन से प्रदेश में आता है? तो उत्तर प्रदेश में। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9 तक महिषादल में ही हुई। मतलब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वह कहाँ हुई? औपचारिक रूप में तो 9वीं तक ही हुई। और कहाँ? महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। तो इन्होंने क्या है? स्वाध्याय करके मतलब स्वयं पढ़ के ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे संगीत और दर्शन के भी गहरे अध्येता थे। मतलब ये क्या है? संगीत और दर्शन शास्त्र को भी बहुत गहराई से जानते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। तो जो रामकृष्ण परमहंस हैं और विवेकानंद जी हैं, इन दोनों की विचारधाराओं का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। मतलब इनका पारिवारिक जीवन देखा जाए तो कष्टमय और संघर्ष युक्त था। आत्मजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। मतलब इनके जो परिवार के लोग हैं जिनसे इनका अत्यधिक लगाव था, उनके अचानक निधन होने के कारण ये अंदर से टूट गए। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और साहित्यिक जो मोर्चा था उसको संभालने के लिए भी इन्हें क्या है? अनेक बार प्रयास करना पड़ा, लगातार प्रयास करना पड़ा उसमें संघर्ष करते हुए। सन 1961 में उनका देहांत हो गया और सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। आप देखते हैं इनकी रचना परिचय को। तो रचना परिचय में सबसे पहले इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो गई? तो अनामिका हो गई, परिमल हो गई, गीतिका हो गई, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। मतलब उपन्यास के क्षेत्र में देखें, हम कहानी के क्षेत्र में देखें, आलोचना और निबंध के क्षेत्र में देखें, तो इनकी जो प्रसिद्धि है वह भूलने योग्य नहीं। अविस्मरणीय का मतलब होता है भूली नहीं जा सकती। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है और एक इनका का साहित्य प्रकाशित हुआ है जिसमें क्या 8 खंड दिए गए हैं। उसका नाम दिया है निराला रचनावली। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं और जो निराला जी हैं वह व्यापक रूप से जो सरोकार हैं उसके कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। और बताया है कि इनकी रचनाओं में क्या क्या है। तो इनकी रचनाओं में दार्शनिकता है, विद्रोह है, कांति है, प्रेम की तरलता है और प्रकृति का जो विराट रूप है वह भी है और उदात्त चित्र भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कवि के भाव जगत और शिल्प जगत में प्रयोगों को संभव किया। और इनका जो विद्रोही स्वभाव था कवि का, तो कवि के जो भाव जगत है और शिल्प जगत में इन्होंने क्या है बहुत सारे प्रयोग संभव कर पाए। इसी कारण से छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। जब इन्होंने छायावादी रचना प्रारंभ की लिखना, तो सबसे पहले कैसी रचना लिखने की? मुक्त छंद। एक होते हैं बंधे हुए छंदों में जिसमें क्या है लय, गति, यति सब होती हैं, और एक मुक्त होते हैं जिसमें ये सब चीज़ें एक साथ नहीं होती, यति, गति। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति मिलता वहीं शोषक वर्ग और समाज के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। तो आगे बताया कि शोषित जिनको मतलब उपेक्षित किया जाता है, उनको
जो उनके अधिकार होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं, शोषण किया जाता है, पीड़ित और प्रताड़ित करते हैं, तो व्यक्ति के प्रति उनकी जो कवि की भावनाएं हैं वह गहरी सहानुभूति को लिए हुए मिलती हैं। वहीं शोषक वर्ग और संघर्ष के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी यहाँ दिखाई देता है। अब है उत्साह गीत का सारांश लिखिए। तो हमें अब क्या करना है, जो उत्साह गीत है उसके सारांश को बताना है संक्षिप्त रूप में। तो उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब जब हम किसी को बुलाते हैं उसको हम आह्वान कहते हैं। जो बादल को संबोधित है, मतलब जो आह्वान गीत लिखा गया है वो किसको संबोधित करके लिखा गया है, तो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। यहाँ पर जो बादल हैं जिनको बुलाया गया, ये जो कवि हैं निराला जी, उनका प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित व्यक्ति की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। तो आगे बता रहे हैं कि एक और हम बादल को देखेंगे तो वो क्या है, एक तरफ से पीड़ित व्यक्ति की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो वही बादल क्या है, नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंसक, विप्लव और क्रांति की चेतना को भी संभव बनाने वाला है। कवि जीवन व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, मतलब कवि क्या है, जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से, मतलब संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, मतलब हम कविता में देखेंगे तो ललित कल्पना और क्रांति हमें एक साथ देखने को मिलती है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, मतलब जो सामाजिक क्रांति और बदलाव होता है उसमें साहित्य की जो भूमिका होती है वह कैसी होती है, महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो निराला क्या है, इसको नई कविता के संदर्भ के रूप में देखते हैं। नया जीवन भी है और नई कविता भी है। अब इसी में दूसरी कविता आएगी, अट नहीं रही है। तो इसका हम संक्षिप्त सारांश देखते हैं। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। जो फागुन का महीना होता है उसकी मादकता को बताती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। कवि यहाँ पर क्या है, जो फाल्गुन मास होता है उसकी सर्वव्यापक सुंदर को क्या है, अनेक संदर्भों के रूप में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमें हर जगह क्या है, खुशी ही खुशाई दिखाई दिखती है। ऐसे ही जब कवि का मन यहाँ पर प्रसन्न होता है तो उसे हर जगह क्या है, फागुन का सौंदर्य और उल्लास ही दिखाई देता है। सुंदर शब्दों की चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। और इन्होंने क्या है, कविता में सुंदर सुंदर शब्दों का चयन किया है। तो इस शब्द चयन से और लय से कविता में क्या है, फागुन की ही तरह एक सुंदर और ललित भाव प्रकट हुआ है। अब आते हैं हम उत्साह कविता पर। उत्साह कविता में सबसे पहले पंक्तियाँ देखते हैं हम। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित, ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो विकल विकल उन्मल थे, उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब यहाँ पर बादल से क्या है, कवि गरजने की बात कह रहा है, क्या गरजने के लिए आह्वान कर रहा है। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे इसके संदर्भ प्रसंग को, फिर इसके अर्थ पर चलेंगे। तो प्रस्तुत गीत हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 से संकलित है या ली गई है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उत्साह गीत में कवि ने नव जीवन के बारे में कहा है, मतलब जो नया जीवन होता है वो कैसा होता है उसके बारे में बताया है। अब आते हैं प्रसंग में। तो प्रसंग में यहाँ पर कवि ने बताया है कि प्रस्तुत गीत में कवि बादल को संबोधित करता हुआ कहता है कि एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यही परिचय देते हुए कवि कहता है कि अब हम आएंगे इसके भावार्थ या व्याख्या।
दोनों का एक ही मतलब होता है। व्याख्या में भी हम क्या बड़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं, और भावार्थ भाव जब हमारे प्रकट होते हैं तो वो भी क्या है बढ़ चढ़ कर ही प्रकट होते हैं। इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है, मतलब उनसे बोल रहा है कि हे बादल तुम क्या करो, गरजो, क्योंकि वो गरजेंगे तो फिर धीरे से बरसेंगे भी। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है कि जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। मतलब आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनके बाल कैसे होते हैं, घुंघराले होते हैं और काले होते हैं। तो काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ मतलब जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती, जिसे गिना ही नहीं जाता, ऐसे लगते हैं। और जैसे उनमें क्या है बालक की कल्पना समाई हुई, किसमें, बादलों में। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। मतलब पहले तो क्या करें, पूरे आसमान को घेर लें और फिर जोर जोर से गर्जना करें, आवाज़ करें। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। मतलब यदि यहाँ पर देखें तो बादल के हृदय में क्या है, जैसे कवि के अंदर बहुत सारी ऊर्जा भरी होती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। फिर कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं और उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। मतलब अब आप बरस जाइए, यहाँ पर क्या है बहुत गर्मी है और आप गिरेंगे तो थोड़ी सी क्या है ठंडक आ जाएगी। तो तपती धरती को क्या कर दो, शीतल कर दो। अब अगली कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आपा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे। मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि अट नहीं रही है। कविता के माध्यम से सबसे पहले से प्रसंग में संदर्भ पूर्वता जाएगा, प्रसंग चेंज हो जाएगा बस। इस कविता में वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया गया है। आपने देखा होगा जब भी वसंत ऋतु आती है तो हर जगह फूल दिखाई देते हैं। कहीं पीले फूल सरसों के दिखाई देते हैं तो कभी गुलाब के बहुत सुंदर फूल खिले रहते हैं। मतलब हर जगह आप देखेंगे तो आपको सुंदरता फूलों को ही दिखाई देगी। कौन सी ऋतु में, बसंत ऋतु में। वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान करते हुए कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। वसंत ऋतु हम कब मानते हैं, तो हिंदू का जो फागुन महीना होता है हिंदी का, वही वसंत ऋतु कहलाता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं पा रही है। मतलब इतनी अधिक है उसकी सुंदरता कांति कि वो कहीं भी समाहित नहीं हो पा रही। मतलब हर जगह क्या कर रही है, सुंदरता ही सुंदरता बिखरा रही है। वसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर जा उठता है। मतलब बसंत ऋतु जब सांस लेती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हर जगह क्या है, खुशबू ही खुशबू दिखाई दे रही, क्योंकि उसके जो फूल होते हैं वह हर जगह क्या करते हैं, खुशबू को बिखेरते हैं, सुगंधता को बिखेरते हैं। कभी ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है, कभी कल्पना करता है कि वसंत ऋतु क्या कर रही है, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंखों को ही फड़फड़ा रही है। जैसे आपने पक्षी देखे होंगे जब वो उड़ते हैं तो अपने पंखों को थोड़ा क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं, तब जाके वो रफ्तार पकड़ के उड़ जाते हैं। कवि उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही। मतलब कवि चाहता है कि मैं बसंत ऋतु की सुंदरता को नहीं देखूं जो पंखों से उड़ना चाहती है, फिर भी उसकी आंखें नहीं मानती और उस सुंदरता को बार बार देखती हैं। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। और आप देखेंगे तो पेड़ों पर नई नई कोपलें पत्ते क्या करते हैं, निकल आते हैं, जो क्या अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे आप देखेंगे हरे हैं तो कुछ पीलापन लिए रहते हैं, कुछ बैगनी कलर के होते हैं, तो ऐसे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं।
कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। और आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के गले में भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूल की जो मालाएं हैं वह लटकी हुई हैं। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। और आप देखेंगे तो हर जगह क्या सुंदरता फैली हुई है और वह इतनी अधिक है कि ये धरती में क्या हो रही है, समा नहीं रही है। तो ये तो हमने अभी क्या की, पंक्तियाँ पढ़ी, पंक्तियों के संदर्भ, प्रसंग और अर्थ को पढ़ा। अब हम जाएंगे प्रश्नोत्तर पर। तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न हम लेंगे उत्साह कविता से। सबसे पहला है कि कवि बादल से फुहार रिमझिमाया बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? मतलब सीधा वो यही भी तो कह सकता था बादलों से कि तुम जल्दी से बरस जाओ, परंतु उसने बरसने की बात नहीं की, गरजने की बात क्यों कही है? तो बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान देखकर कवि का मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो उठता है। उसके उदास गंभीर मन में जान सी आ जाती है। उसे ऐसे लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल रहे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ रही हो, या बबूल के पेड़ से सैफालिका का फूल झरने लगे हों। क्यों? बच्चे की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कवि मन इस तरह प्रभावित होता है। मतलब उसका यहाँ पर कहना है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, और सुंदर होने के साथ साथ तुम क्या करोगे, जब अपनी फुहार से रिमझिम रिमझिम होकर बरसने के स्थान पर गरजोगे तो आपकी गर्जना भी क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत होगी। और वही गर्जना क्या करेगी, हम सबों को ये उम्मीद दिलाएगी कि अब बादल क्या करने वाले हैं, बरसने वाले हैं। और जब तक बादल गरजते नहीं, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बादल बरसेंगे भी। तो यहाँ गरजने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि सभी के अंदर क्या है, एक नया उत्साह आ जाए, एक नई उमंग आ जाए कि अब बादल क्या है, बरसने वाले हैं और हमें हर जगह क्या है, खुशहाली मिलने वाली है। अगला है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करने के लिए भी कहा गया है। अगला है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल निम्नलिखित संकेतों की ओर संकेत करता है, मतलब अर्थों की ओर संकेत करता है। जैसे कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। जैसे बच्चे की मुस्कान से मृतक भी में भी क्या होती है, जान आ जाती है। यूँ लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। यूँ लगता है मानो चट्टाने पिघलकर जलधारा बन गई हों। ऐसे लगता है मानो बबूल से सैफालिका के फूल झलने लगे हों। तो इस अर्थों में क्या है, इसकी ओर संकेत किया गया है बादल का। अगला है शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता प्रभाव पैदा हो या ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाच सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाच सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो उत्साह कविता में नाच सौंदर्य वाले शब्द निम्नलिखित हैं। जैसे बादल गरजो, घेर घेर, घोर गगन, धाराधर ओ, ये शब्द हैं। अब है रचना और अभिव्यक्ति। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ उमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो यहाँ पे लिया कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, आपने देखा होंगे बादल क्या करते हैं, घूम घूम कर बारिश करते हैं। वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी क्या है, भावों के बादल क्या कर रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं। और कविता के रूप में अभिव्यक्त भी होते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं तो ये भाव दिखाई भी देते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने शब्दों में या उमड़ते भावों को हम क्या कर सकते हैं, कविता में उतार सकते हैं। तो मैं कविता के माध्यम से आपको बता रही हूँ। ऊपर देखो आसमान में किसने रंग बिखेरा काला, सूरज जाने कहाँ छिप गया,
खो गया उसका कहीं उजाला। देख गगन का काला चेहरा बिजली कुछ मुस्काई, लगा बहाने गगन बनाने ज्यों बिजली ने आंख दिखाई। कुछ वस्तुओं में आन समाया, वह लाई एक थाल में पानी, उसका मुँह धुलवाया थोड़ा पानी आसमान में। बाकी सब धरती पर आया, कुछ टपका फूलों पर जाकर, कुछ ने चातक की प्यास बुझाया, कुछ तालों कुछ फसलों तक। तो यहाँ पर ये भाव व्यक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो कवि की आंख वो फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक है कि वो बार बार अपनी आंखों को हटाना चाहता है तो भी नहीं हटा सकता, क्योंकि ऐसा लगता है कि बसंत क्या कर रही है, पक्षी की तरह उड़ना चाहती, मतलब वो उसकी जो पंख फड़फड़ाती है और ऊपर आसमान में उड़ने की कोशिश करती है। तो इस दृश्य को देखकर कवि अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसे बार बार देखता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन के रूपों में किया है। तो कवि ने क्या है उसकी व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया, जैसे उसकी सुंदरता को घोर उत्साह। यहाँ पर क्या फुहार फागुन के महीने में बताया गया, जैसे अट नहीं रही है आभा, फाल्गुन की तन सट नहीं रही है, घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम, पर कर देते हो। तो यहाँ पे सभी आप देखेंगे तो सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे, जैसे मंद गधन पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यहाँ पर आप सभी जगह देखेंगे तो उनके अनेक रूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है। फाल्गुन के महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अन्य ऋतुओं में नहीं होती, जैसे हर जगह क्या है आपको सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देगी। आप जहाँ भी सांस लेंगे आपको क्या है सुगंध ही सुगंध सांसों में आएगी। और उसका जो दृश्य रहता है बसंत ऋतु का वह हमारे मन को स्वतः ही आकर्षित कर लेता है। हर जगह हमें क्या है उसकी सुंदरता दिखाई देती। हमारी आंखें हम इधर उधर करना भी चाहें नज़रों को तो वो नज़रें इधर उधर नहीं जाती, उसकी सुंदरता को ही निहारती रहती हैं। इसलिए जो फागुन का महीना होता है वसंत ऋतु का महीना होता है वह अन्य ऋतुओं की अपेक्षा अलग होता है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो हमने जो ये दोनों कविताएं पढ़ी हैं इन कविताओं के आधार पर हमें निराला की जो काव्य शिल्प है उसके बारे में बताना है। यहाँ पर जैसे हम अट नहीं रही ये कविता को लें तो कविता में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है, धरती पर बाहर क्या है बिखर रहा है। तो इसकी एक काव्य तक विशेषता है। और वातावरण क्या है महका रही है, पेड़ों पर आए लाल पत्ते हरे पत्ते फूलों से ये सौंदर्य और भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। और मन में उमंगे क्या कर रही हैं उड़ान भरने लगी हैं। तो ये भी क्या है उसकी सुंदरता को बताती हैं। उत्साह कविता में हम देखेंगे तो उत्साह में भी क्या है बादलों को क्रांति दूत मानकर सोई हुई अलसाई हुई कर्तव्य विमुख लोगों को क्या क्रांति करने के लिए प्रेरित किया गया है। और समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाने की संभावना की गई है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।